Hello everyone. I would like to welcome you all to our channel The Think State. So आज के इस पार्ट में हम चैप्टर 1 एंड बाइपोलैरिटी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। आज इन दो पार्ट्स को हम इस वीडियो में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स। तो यहाँ से ये जो है द कोलैप्स, ये यहाँ से दा से लेके ये यहाँ तक, ये पूरी एक शॉक थेरेपी की डेफिनेशन इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स। उन देशों में जो पहले पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम, वो देश जो पहले कम्युनिस्ट रिजीम के अंडर थे। ठीक है। अब इसके अंदर शॉक थेरेपी मतलब शॉक दे देना किसी, जैसे जिसके शॉक देते पेशेंट एकदम धक्के से उछलता है, वो इस टाइप से शॉक थेरेपी में डिस्क्राइब करा है। अब डेफिनेशन, द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म was followed in most of these countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. The model of transition in Russia, Central Asia, and East Europe was influenced by the World Bank and the IMF, came to be known as shock therapy. ये इतनी बड़ी इसकी डेफिनेशन है। और अगर सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पूछता और गारंटी है किसी न किसी सेट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको डेफिनेशन याद करके लिख के आनी पड़ेगी, तो ही आप इस क्वेश्चन के आंसर में फुल मार्क्स अपने सिक्योर कर पाएंगे। ओके, तो ये कह रहा है कम्युनिज्म जिन कंट्रीज में फॉलो हो रहा था उसको उसका कोलैप्स हो गया। लेकिन वो कोलैप्स हुआ कैसे? वो कोलैप्स हुआ एक पेनफुल प्रोसेस के थ्रू। मतलब स्मूथली नहीं हुआ, एकदम झटके जैसे मार दिया, झटका देते बिजली के, एकदम पेनफुल था वो, है ना। पेनफुल प्रोसेस था जिसके अंदर अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम को कंप्लीटली रूट आउट करके डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया। और ये जो प्रोसेस कैरी आउट हुआ, ये हमारा रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के हुआ, जो 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी। इसको इन्फ्लुएंस किसने करा? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जो सिंपली यूएस के एक टाइप से बॉडीज हैं यूएस के द्वारा अपने कैपिटलिस्ट के परचम को वर्ल्ड में स्टैब्लिश करना है। और फिर जो ये प्रोसेस हुआ, इसको कहते हैं शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी इंटेंसिटी और स्पीड में तो वेरी करती थी। इन सारे जो सारे 15 नेशंस का ग्रुप था, इनके अंदर किसी में ज्यादा ज्यादा पेनफुल था, किसी में कम पेनफुल था, किसी में जल्दी हुआ, किसी में धीरे हुआ। लेकिन इन लेकिन इसका आउटकम, डायरेक्शन और फीचर, जो मतलब हम देख सकते थे सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज में, वो बिल्कुल सिमिलर था, उसमें कोई चेंज नहीं था। हर एक कंट्री को टोटली शिफ्ट करना पड़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। हर एक कंपनी हर एक कंट्री को प्राइवेट ओनरशिप के थ्रू गुजरना पड़ा, और प्राइवेट ओनरशिप वहां पे डोमिनेट फॉर्म ऑफ ओनरशिप बन गई, जो पहले गवर्नमेंट ओनरशिप हुआ करती थी। अब जो हमारे कलेक्टिव फार्म्स थे, जिसमें सारे इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली अपना फार्मिंग करते थे, उसका सारा आउटपुट गवर्नमेंट को देके फिर गवर्नमेंट उसको इक्वली अमंग द इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करती थी, वो टोटली रिप्लेस होगा प्राइवेट फार्मिंग में। अब मतलब एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन लैंड टू कल्टीवेट। तो यहाँ पे भी कैपिटलिज्म आ गया एग्रीकल्चर में, क्यों? जिसका ज्यादा लैंड होगी जमींदार, कम लैंड होगी वो जो कम लैंड होगी वो फार्मर, है ना। गॉट इट, हिस्ट्री में था ये। इस टाइप से कैपिटलिस्ट सिस्टम भी फार्मिंग में इंट्रोड्यूस हो गया। और उसके बाद शॉक थेरेपी ने एक ड्रास्टिक चेंज करा। जो इकोनॉमीज पहले अपने आप में ही आइसोलेटेड थी, अब एक ड्रास्टिक चेंज आ गया। अब वो टोटली एक्सटर्नल कंट्रीज की तरफ ओरिएंटेट होगी। दे हैव कंप्लीटली स्विच टू फ्री ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो उनकी इकोनॉमी को रन करने के मेन इंजन्स बन गए। ठीक है। मतलब फ्री ट्रेड रिजीम और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही इनकी इकोनॉमी मूव कर पा रही थी। ओके, एंड दिस इन्वॉल्व ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया, फाइनेंशियल ओपनिंग अप,
फाइनेंशियली जैसे 1981 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, ऐसे ही फाइनेंशियल ओपनिंग हुई, डीरेगुलेशन हुआ एंड करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, मतलब करेंसी रशियन रूबल डॉलर में कन्वर्ट होकर ट्रेड हो रहा है, डॉलर रूबल में होकर कन्वर्ट ट्रेड हो रहा है, ऐसे ही बाय कंट्रीज में अपनी करेंसी कन्वर्ट करके ट्रेड कर पा रही थी। लेकिन इसमें एक क्रक्स था कि वो ट्रेड तो कर रहे थे बाहर से, लेकिन वो सारे कंट्रीज अपने आप के जो उनके ट्रेड अलायंस थे, लाइक जो 50 नेशंस थे पहले उनके अपने आपस में ट्रेड अलायंस थे, वो टोटली ब्रेक अप हो गए और उनके एक बिल्कुल ही नई ट्रेड अलायंस हुए विद द वेस्टर्न एरियाज, नॉट द ईस्टर्न एरियाज। यू हैव टू नोट दिस पॉइंट, ओके? And these states continued to be gradually absorbed into Western economic system. और जो कंट्रीज थी धीरे धीरे वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ऑब्जर्व हो रही थी, उसके सिस्टम को अडॉप्ट कर रही थी। और इससे हमें साफ साफ दिखता है कि वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम, नाउ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स के जो लोग थे वो लीडर्स बन गए थे इन एरिया के, और कैपिटलिस्ट सिस्टम एक डोमिनेंट फॉर्म ऑफ सिस्टम और आइडियोलॉजी स्टैब्लिश होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी शॉक थेरेपी तो हो गई, अब हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही है। अब इसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंस थे हमारे सोवियत कंट्रीज के ऊपर, ठीक है? अब देखिए शॉक थेरेपी 1990s में एडमिनिस्ट्रेड हुई थी, उसने लोगों को उनके यूटोपियन विजन ऑफ मास कंजप्शन की तरफ गाइड नहीं ले गया। यूटोपियन मतलब लाइक आपने क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर के अंदर फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर की पिक्चर थी द यूटोपिया में सारे देश लोग झंडा लेके चल रहे हैं और एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी पार्क कर जाएगा, सारे लोग इंडिपेंडेंट हो गए मोनार्की से। ऐसे ही यूटोपिया विजन था कि हाँ भाई ऐसा कुछ अचीव होगा जब भाई कैपिटलिस्ट सिस्टम कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा हमारी कंट्रीज के अंदर, वो तुमने वीजा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनकी जो इकोनॉमीज थोड़ी बहुत परफॉर्म कर पा रही थी अच्छा, वो भी एकदम रुइन में चली गई, मतलब डूब गई। और इससे लोगों के ऊपर एक मतलब महामारी सी आ गई। लो है इन रशिया द लास्ट स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। रशिया के अंदर जो स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज थी वो सारी कोलैप्स हो गई। लगभग 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज सेल के लिए पुटअप कर दी गई फॉर द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज। और जो रिस्ट्रक्चरिंग मार्केट की हो रही थी, कंट्री की हो रही थी, इसको कैरी आउट कर रहे थे प्राइवेट प्लेयर्स, मार्केट एंड सप्लाई फोर्सेस, नॉट बाय द गवर्नमेंट। तो इसके अंदर वेलफेयर का तो कोई आइडिया था नहीं, ओनली प्रॉफिट ओरिएंटेड ये रिस्ट्रक्चरिंग हो रही। गॉट इट? And it led to the virtual disappearance of entire industries, and this was called the largest garage sale in the history। और इसके बाद जो इंडस्ट्रीज थी, जो मतलब वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी रशिया के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए, वो टोटली डिसअपियर हो गई। और इसको हम हिस्ट्री में ये भी कह सकते हैं द लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री, ओके? ऑल्दो उन्होंने जो वहां के आम नागरिक थे उनको वाउचर्स दिए थे ऑप्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए जहां इंडस्ट्री सेल आउट हो रही थी, लेकिन उनमें से मैक्सिमम ने वो वाउचर सेल आउट कर दिए ब्लैक मार्केट में, क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे अभी लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए। और उसका नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस ये होता है द वैल्यू ऑफ रूबल। रूबल जो मतलब रूस की करेंसी थी, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई बहुत तेजी से। अब वैल्यू तो डिक्लाइन हुई करेंसी की, करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन हुई, तो इन्फ्लेशन रेट एकदम शूट अप हो गया हाई, ठीक है? और इसकी वजह से जो लोगों के पास उनकी सेविंग्स थी, जमा पूंजी थी, वो एकदम से खत्म हो गई, क्योंकि महंगाई ज्यादा बढ़ गई, वैल्यू कम हो गई। लाइक आपको याद होगा जब ट्रीटी ऑफ वेना हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी पे, तो उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि उनको भाई कंपनसेट करना पड़ा बाय कंट्रीज को, फ्रांस फ्रांस वगैरह को, तो उनकी करेंसी का डाउन हो गई, इन्फ्लेशन हाई बढ़ गया। मतलब इसमें भी आप ये जोर से देख सकते हैं कि मतलब इतना हाई इन्फ्लेशन हो गया कि लोग सूटकेस, लाइक वो तो ना संदूक संदूक भर भर के पैसे लेके जा रहे थे और एक ब्रेड का पीस लेके आ रहे थे। इस तरह का इन्फ्लेशन मार्केट में आ गया तो लोगों ने अपनी सारी सेविंग्स खो बैठे लोग, ठीक है? और जो कलेक्टिव फार्म हमने पहले डिस्कस किया, कलेक्टिव फार्म्स थे लेकिन वो प्राइवेट फार्मिंग में हो गए कन्वर्ट। इसकी वजह से लोगों के जो फूड
के लिए मतलब फूड सिक्योरिटी हैम्पर हो गई। इसके चलते हुए रशिया को फूड इंपोर्ट करना पड़ गया, बाहर से खाना मंगाना पड़ गया। और जो रशिया की जीडीपी थी 1999 में, वो जो उसकी जीडीपी 1989 में उससे भी कम थी। ओके, मैं समझा दूं। अगर रशिया की जीडीपी 1999 में 100 रुपए थी फॉर एग्जाम्पल, और उसकी जीडीपी 100 रुपए थी, और उसकी एंड वाज बिलो व्हेन इट वाज इन 1989, रशिया की जीडीपी 1999 में 100 रुपए थी, और जो उसकी जीडीपी 1989 में थी वो उससे भी नीचे चली गई, है ना। लाइक 1989 में 200 रुपए थी, 1999 में 100 हो गई। तो मतलब 1989 में जीडीपी थी उससे भी कम चली गई रशिया की जीडीपी। तो इससे हम समझ सकते हैं द ओल्ड स्ट्रक्चर of trading was completely broke down and there was no alternative, ठीक है। एंड द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर, तो सोशल वेलफेयर था कि लाइक वहां पे मतलब सब्सिडीज थी, सबको इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर किया जाता था, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि ऑल द सब्सिडीज वर विथड्रॉन बाय द गवर्नमेंट, which totally result in the increase in the people which were living under the poverty line, ठीक है। और जो मिडिल क्लास था वो लिटरली पुश डाउन हो गया, फेरी फेरी ऑफ द सोसाइटी, फेरी फेरी सोसाइटी मतलब सोसाइटी के कोनों पे एकदम पुश डाउन हो गया। और जो वहां के एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल मैन पावर थी मिडिल क्लास की, वो या वो फिर माइग्रेट करे कंट्री साइड से इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। और इसके बाद हम देखते हैं कहीं कहीं माफिया भी एमर्ज हुए किसी किसी कंट्रीज में, जो वहां की एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहे थे। लाइक यू हैव हर्ड द टर्म रशियन माफिया। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज में माफियाज एमर्ज हो गए, जो वहां की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने लगे। और और फिर जो ये इकोनॉमिक में प्राइवेटाइजेशन हुआ, इसकी वजह से सिस्टम में डिस्पैरिटीज आ गई, सोशल डिस्पैरिटीज आ गई। जैसे रशिया डिवाइड हो गया रिच एंड पुअर के बीच। और ये रिच और पुअर के बीच में किस बिहाफ पे डिवाइड हुए, ये हुए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बिहाफ पे डिवाइड हो गए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो गई। और एक बात बताइए, जिस देश में इकोनॉमी इतनी खत्म हो चुकी है, तो वो देश अपना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कैसे अटेंशन दे पाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर वो आपसे कॉन्सिक्वेंसेस पूछता है, तो आपको यहाँ पे माइंड मैप बना के 3 कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस वाले पैराग्राफ से इन रशिया से लेके यहाँ तक तो आपका हो गया सारा ये इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। द ओल्ड सिस्टम से लेके यहाँ तक हो गया आपका सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। एंड फ्रॉम दिस पैराग्राफ टू दिस वन, ये हो गया हमारा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपको इन तीनों को लेके चलना है टू सिक्योर अ फुल 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स इन अ पॉलिटिकल साइंस एग्जाम। ओके। और उसके बाद द consequences, sorry, constitutions of all these countries were drafted in a hurry। जो देशों का संविधान था वो इतने जल्दबाजी में बनाया गया। और ऐसा नहीं रूस को छोड़कर बाकी सब, रूस भी था, कि मतलब वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने मैक्सिमम पावर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को दे दी, कि मतलब जितनी पावर्स होगी उनको दे दी, एज कम्पेयर टू इलेक्टेड पार्लियामेंट बहुत ही वीक बन गए। कि लगा आप आज भी देख सकते हैं रशिया में मैक्सिमम बोलबाला है वहां के प्रेसिडेंट का, मतलब व्लादिमीर पुतिन का, एज कम्पेयर टू देयर पार्लियामेंट। ओके। और वहां की पार्लियामेंट का क्या बोलते हैं, वहां की पार्लियामेंट को बोलते हैं डूमा। ओके। In Central Asia, the president had great powers and several of them became very authoritative. सेंट्रल एशिया की कंट्री में तो भाई राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर थी, तो कुछ लोग होते ना पावर में चूर हो जाना, अंधे हो जाना, उसके चक्कर में उन्होंने अपना को तानाशाह बना लिया, अथॉरिटेरियन स्टेब्लिश कर दी। और कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। यहाँ के प्रेसिडेंट्स ने अपने आप को अपॉइंट कर लिया फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स, के लिए अपने आप को एज प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया। और उन्होंने अपना टर्म दोबारा 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया विदाउट एनी इलेक्शन और एनी सिस्टम। ओके। एंड दे वर नॉट अलाउड
and there were no opposition allowed in the country. So there were no one in the country to challenge their power and their authority. Because one more point, our judicial culture and independence of the judiciary was yet to be established in most of these countries. तो मतलब जो वहाँ की मतलब जुडिशियल कल्चर था, जैसे हमारे यहाँ तीन वो है मेन पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। तो वहां के एग्जीक्यूटिव को पावर दे दी। अब लेकिन अगर किसी को उनसे मतलब प्रॉब्लम हो रही है आम लोगों को, तो वहां पे इतना स्ट्रॉन्ग जुडिशियल कल्चर नहीं है, और ना वहां की जुडिशरी इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो अथॉरिटेरियन लीडर की पावर को चैलेंज कर सके। और कुछ कंट्रीज में तो जुडिशियल कल्चर को स्टैब्लिश होने में भी टाइम था, कि लाइक यहाँ की तरह नहीं, अगर पार्लियामेंट में कोई मतलब लॉ पास होता है जो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देता, सो लोग इजीली सुप्रीम कोर्ट रीच कर सकते हैं अपने मतलब ग्रीवेंसेस शो करने के लिए कि वी आर नॉट satisfied with the law which the government has passed in the parliament, so the Supreme Court of India can take necessary action against the rule passed by the government. ओके, अब लास्ट में आप एक कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं इसमें कि भाई ऐसा नहीं कि हमें डूबी तो मतलब मर गए सब, ऐसा नहीं था। मोस्ट ऑफ दिस इकोनॉमी स्पेशली रशिया रशिया रिवाइव करने लगे 2000 में, मतलब 1990 में 10 साल बाद इंडिपेंडेंस के। और उनका रीजन कितने लेवल का, कि भाई वो नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने लगे, जिसकी वजह से उनकी कंट्रीज के अंदर कैश इनफ्लो हुआ, और उसकी वजह से उनकी कंट्री की ग्रोथ इंक्रीज हो गई। ओके, एंड द कंट्री लाइक अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान थे मेजर ऑयल गैस प्रोड्यूसर जो एक्सपोर्ट करते थे। और जिन कंट्रीज के पास ये सारे रिसोर्सेज नहीं थे, उन लोगों ने इकोनॉमी कैसे करी, कि लाइक सपोज रशिया और इंडिया के बीच में है कजाकिस्तान, उसके पास नहीं है, लेकिन इंडिया ने कहा कि भाई साहब हम हमें ऑयल और गैस भेजिए। अब रशिया यूं तो नहीं हवाई जहाज में भर के भेज देगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो रशिया को और इंडिया को मिलके पाइप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जो रूस का मैन्युफैक्चर है, ऑयल कंपनी है, उसके स्टेशन से लेके इंडिया के स्टेशन तक ऑयल पाइपलाइन को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जिसके थ्रू गैस और ऑयल ट्रांसपोर्ट होंगे, एक्सपोर्ट होंगे रशिया से हमारी कंट्री में। तो वो पाइपलाइन किसके कंट्री के थ्रू होती जा रही है, वो जा रही है कजाकिस्तान के होते हुए थ्रू। तो फिर जो वहां की सरकार बोलेगी भैया आप हमारी लैंड इस्तेमाल कर रहे हो पाइपलाइन बिछाने के लिए, तो हम लेंगे इस पे टैक्स, और पैसा लगेगा इसमें कि आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसके थ्रू जिन कंट्रीज के पास खुद की ऑयल और गैस नहीं थे, उन्होंने पाइपलाइन जो भी कंट्री की लैंड के थ्रू होते गई उसके थ्रू पैसा कमाया, और इसके थ्रू उनकी कंट्रीज रिवाइव। सो गाइस, आज के इस पार्ट में हमने सक्सेसफुली कवर कर लिया है shock therapy in the post-communist regimes and its another topic consequences of shock therapy। ये दोनों टॉपिक मैं अलग पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन ये दोनों टॉपिक आपस में इंटरलिंक्ड है। सो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने इन दोनों को एक ही पार्ट में कंबाइन कर दिया। सो गाइस, इफ यू वांट डिटेल्ड नोट्स for answer writing purpose and for the MCQ purpose, we have uploaded all the notes on our Telegram channel, The Think State. One notes is for the purpose of MCQs। उसके अंदर डिटेल लाइन बाय लाइन लिटरली ब्लैक मार्केट का भी एक MCQ बना रखा है, इतना डीपली रिसर्च करके एनसीईआरटी को MCQs निचोड़ के निकाले। और उसके बाद हमारे प्रीमियम नोट्स एडिशन, जिसके थ्रू आप लॉन्ग आंसर राइटिंग को मिस नहीं कर सकते। सो गाइस, फॉर द फर्दर अपडेट्स and such exciting content and notes, please do join our Telegram channel. And if you like this video, please do like, subscribe, and share. Thank you so much. Thanks for watching.